एक इंसान जिसने सब कुछ खोया, परिवार, पहचान, यहां तक कि अपना नाम भी, मगर उसने हार नहीं मानी। वो दुश्मन की जमीन पर उतरा, उन्हीं के बीच रहा और उन्हीं के सिस्टम को अंदर से तोड़ दिया। यह है धुरंधर पार्ट 2 की खौफनाक और जानदार दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के एक छोटे से घर से, जहां जसप्रीत सिंह नाम का एक साधारण सा लड़का अपनी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन उसका खानदान कोई आम खानदान नहीं होता। उसके दादाजी ने फौज में खिदमत की थी, उसके वालिद ने भी वर्दी पहनी थी, तो स्वाभाविक था कि जसप्रीत के रग रग में देशभक्ति और अनुशासन दौड़ता था। 2 बहनें थीं उसकी, एक छोटी सी मगर प्यार से भरी भरी फैमिली थी। ये सब उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन उसे अफसोस, यही उसकी जिंदगी की आखिरी खुशियां साबित होने वाली थीं। कहानी जनवरी 2000 में आ जाती है। जसप्रीत अपने यार पिंडा के साथ एक ऐसे शख्स के पास पहुंचता है जिसका नाम था आतिफ अहमद और जिसका काम था गैर कानूनी नशे की सप्लाई, हथियारों की तिजारत, यही उसका कारोबार था। पिंडा बड़े पैमाने पर नशे का माल ऑर्डर करता है क्योंकि उसका अपना परिवार इसी दलदल में धंसा हुआ था। साथ में वो कुछ हथियार भी मांगता है। आतिफ पूछता है कि हथियार की क्या जरूरत आन पड़ी, तो पिंडा जवाब देता है कि बहुत से लोग माल उठाकर पैसे देने से मुकर जाते हैं, इसलिए उसके अब्बू ने कहा है कि थोड़ा रौब दिखाने के लिए हथियार रख लो। इसके बाद दोनों ट्रेन से पठानकोट पहुंचते हैं और अपने गांव की राह पकड़ते हैं। गांव के करीब पहुंचते ही जसप्रीत के घर से बस 2 गलियां पहले एक घर नजर आता है, रोशनी से नहाया हुआ, सजावट से भरा, जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा हो। उसी लम्हे पिंडा उससे पूछता है कि क्या वो सच में ये करने का इरादा रखता है। जसप्रीत की आवाज ठहरी हुई होती है। वो कहता है कि अब कोई और रास्ता बाकी नहीं। पिंडा उसे याद दिलाता है कि वो एक फौजी घराने का बेटा है, उसे सोचना चाहिए। मगर जसप्रीत का इरादा पत्थर हो चुका था। दोनों की आंखें भरी हुई थीं और जसप्रीत ने उसे वहां से चले जाने को कहा। फिर उसने अपना बैग खोला, हथियार निकाला, उसमें गोलियां भरी और अपने पास एक ग्रेनेड भी रख लिया। और फिर वो सीधे उस घर के दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने एक एक करके लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हर शख्स से बस एक ही सवाल, उसकी बहन कहाँ है। जो जवाब नहीं दे पाया उसे वहीं खत्म कर दिया। पूरा घर अफरा तफरी में डूब गया। देखते देखते तकरीबन 15 लोग जमीन पर थे। यह सब देखकर साफ हो जाता है कि उसकी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे बयान करने के लिए कोई लफ्ज काफी नहीं। आखिरकार उसे अपनी बहन तक पहुंचने का रास्ता मिलता है और जब वो उसे देखता है तो उसके भीतर का हर हिस्सा टूट जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, बस उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी पूरी सच्चाई सामने आती है। एक जमीन के विवाद ने उसके वालिद, जो फौज से रिटायर हो चुके थे, उन्हें बेरहमी से मारकर लटका दिया गया था। उसकी दोनों बहनों के साथ जबरदस्ती की गई थी। एक को मौत के घाट उतार दिया गया था और दूसरी को उठाकर ले जाया गया था। इन जख्मों ने जसप्रीत को अंदर से खाक कर दिया था और उसी दर्द ने उससे वो सब करवाया जो उसने किया। इसके बाद उसने खुद ही हथियार रख दिया और सरेंडर कर दिया। केस अदालत में पहुंचा, मगर कानून की आंखें बंद थीं, दिल तो था ही नहीं। उसे फांसी की सजा सुना दी गई। उसकी अम्मी ने बार बार एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, मगर सिस्टम ने हर बार उनका दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त जसप्रीत आर्मी ट्रेनिंग में था, मगर वो सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के लिए वापस आया और उसका यही फैसला उसकी तकदीर बन गया। फांसी से पहले उसने अपने घरवालों से आखिरी बार मुलाकात की। अपने दोस्त पिंडा से कहा कि उसकी बहन का ख्याल रखे और हो सके तो उससे शादी कर ले, क्योंकि दोनों के दिल पहले से एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे। पिंडा ने हाँ कह दी। वो लम्हा बेहद भारी था, अल्फाज कम पड़ जाते हैं उसे बयान करने के लिए। फिर कहानी 2002 में कदम रखती है। जसप्रीत एक जेल से दूसरी जेल में ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में अचानक काफिले पर हमला होता है, गोलियां चलती हैं और इस अफरा तफरी में जसप्रीत को अगवा कर लिया जाता है। सबको यही लगता है कि किसी गिरोह ने उसे उठाया है, मगर हकीकत कुछ और ही होती है। जसप्रीत की मुलाकात होती है अजय सन्याल से, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर से। जसप्रीत सीधे पूछता है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और मुझसे क्या चाहते हो। अजय उसे बताता है कि उसे मुल्क के लिए एक बड़ा काम करना होगा, मगर जसप्रीत का वो जसप्रीत नहीं रहा था जिसे कभी वर्दी से मोहब्बत थी। देश और सिस्टम दोनों पर से उसका यकीन उठ चुका था। वो गुस्से में भड़क उठता है, कहता है कि उसके अब्बू और दादाजी ने अपनी जिंदगी इस मुल्क की खिदमत में लगा दी, और जब उसके अपने घर पर जुल्म का पहाड़ टूटा तो यही सिस्टम मूक दर्शक बना रहा। तो अब वो इसी सिस्टम के लिए अपनी जान क्यों दे। अजय उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी यूं ही खाक नहीं होगी। उसे एक ऐसा मकसद दिया जाएगा जिसके लिए वो खुद हर कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। फिर आता है 2004 का वो लम्हा जब अजय एक बारीक चाल चलता है। वो किसी को बैंक अधिकारी बनाकर जसप्रीत के घर फोन करवाता है। उसकी अम्मी से पूछा जाता है कि पेंशन का पैसा आ रहा है या नहीं। अम्मी जवाब देती हैं कि हाँ, मिल रहा है। ये सब जसप्रीत अपने कानों से सुन रहा होता है।
तब अजय उसे बताता है कि दुनिया को ये यकीन दिला दिया गया है कि जसप्रीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी अम्मी की जिम्मेदारी अब सिस्टम ने अपने कंधों पर ले ली है। हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। बस यही एक बात काफी थी। जसप्रीत का दिल पिघल जाता है और वो देश के लिए काम करने को तैयार हो जाता है। उसे अफगानिस्तान रवाना किया जाता है। काबुल एयरपोर्ट के करीब एक खामोश जगह पर वो अपना पूरा वजूद बदल देता है, अपनी पहचान की हर निशानी मिटा देता है और अपने परिवार की तस्वीर, जो शायद उसकी आखिरी तसल्ली थी, उसे भी आग के हवाले कर देता है। उसी लम्हे के साथ जसप्रीत सिंह हमेशा के लिए मर जाता है और उसकी राख से जन्म लेता है हमजा अली मज़ारी। अब कहानी पाकिस्तान में दाखिल होती है। हमजा अली मज़ारी अब एक बिल्कुल अलग इंसान है। नया नाम, नई जुबान, नया किरदार। उसने अपने माजी को इतनी गहराई से दफन कर दिया है कि उसकी परछाई भी पहचान नहीं सकती। अब उसका एकमात्र मकसद है दुश्मनों के दरमियान रहकर उनके नेटवर्क को अंदर से दीमक की तरह चाटना। वो धीरे धीरे वहां के लोगों में घुल मिल जाता है और खुद को एक भरोसेमंद शख्स के रूप में स्थापित कर लेता है। वर्तमान में वो आलम नाम के एक शख्स को अपनी पूरी दास्तान सुना रहा होता है। वो कहता है कि जब ये सफर शुरू हुआ था तो उसने सोचा था कि कुछ वक्त यहां गुजारकर वो वापस अपनों के पास लौट जाएगा, मगर अब वापसी का कोई दरवाजा नहीं बचा। वो ये भी कहता है कि जब तक उसके दुश्मन सांस ले रहे हैं वो अपने मुल्क की जमीन पर कदम नहीं रखेगा, चाहे इसके लिए उसे बरसों तक अजनबियों के बीच जीना पड़े। इसी दौरान कहानी लियारी की तंग गलियों में उतर आती है, जहां गैंग वॉर की आग धधक रही होती है। एक तरफ है अरशद पप्पू, जो खुद को उस पूरे इलाके का बेताज बादशाह समझता है और लियारी पर मुकम्मल कब्जा चाहता है। दूसरी तरफ है उजैर, जिसके सीने में बदले की ऐसी आग जल रही है कि वो हर पल हर सांस में सिर्फ एक ही बात दोहराता है, एसपी को खत्म करना है। यहीं पर हमजा की शतरंज की बिसात पिचती है। वो उजैर को समझाता है कि एसपी सीधे निशाने पर नहीं आ सकता, उसकी हिफाजत बहुत मजबूत है। और फिर वो बड़ी चालाकी से उसके जहन में ये बात उतार देता है कि उसके भाई की मौत की असली जिम्मेदारी अरशद पप्पू पर है। सबूत के तौर पर वो रिजवान को बुलाता है, जो अरशद पप्पू के ही गैंग का आदमी है। रिजवान उजैर के सामने सच उगल देता है कि उसके भाई की खबर पुलिस तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं, अरशद पप्पू खुद था। ये सुनते ही उजैर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है और उसका निशाना बदल जाता है। अब एसपी से पहले अरशद पप्पू का हिसाब चुकाना है। हमजा इसी मौके को भुनाता है और उजैर को और भड़काता है कि अगर उसे अपने भाई की कमी पूरी करनी है तो पहला कदम यही होगा। लियारी में खून की होली शुरू हो जाती है। हमजा अपने दिमाग की हर चाल से दोनों गैंगों के बीच की खाई को और गहरा करता जाता है। उधर लियारी में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अरशद पप्पू को अपनी खाल बचाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। वो जमील जमाली से मदद मांगता है, जो उसे अपनी डेयरी फैक्ट्री पर बुलाता है और कहता है कि वहां वो महफूज रहेगा। मगर जब अरशद पप्पू वहां पहुंचता है तो वो दरअसल एक जाल में कदम रख चुका होता है। हमजा और उजैर पहले से वहां इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह मारते पीटते हैं और फिर उसका काम तमाम कर देते हैं। उसके बाद जो होता है वो बेहद खौफनाक होता है। उसका सर काटकर पूरे इलाके में घुमाया जाता है ताकि हर गली हर कूचे में दहशत का पैगाम पहुंचे। हमजा इस पूरी वारदात को कैमरे में कैद कर लेता है और वो वीडियो उन बड़े लोगों तक पहुंचा देता है जिनके लिए ये संदेश था। ये देखकर साफ हो जाता है कि लियारी अब किसी के काबू में नहीं रही। ये मंजर देखकर जरवारी साहब और उनके साथी आग बबूला हो जाते हैं और जमाली पर बरस पड़ते हैं कि वो आखिर कर क्या रहा है। उनका मकसद इलाके में अमन था, न कि खून की नदियां बहाना। इस पर एसपी एक नया पैंतरा अपनाता है। वो कुछ बेगुनाह बलोच नौजवानों को उठवाता है और उन्हें मारकर ये दिखाने की कोशिश करता है कि मुजरिमों को सजा दे दी गई है। ये सब हालात को काबू में करने का बहाना था, मगर असल में इससे जख्म और गहरे हो गए। अब सवाल उठता है उजैर का। जरवारी साहब चाहते हैं कि उसे भी रास्ते से हटा दिया जाए, मगर जमाली उन्हें समझाता है कि उजैर को मारने से हालात और बिगड़ सकते हैं। इसकी बजाय वो सलाह देता है कि उस पर आतंकवाद का मुकदमा ठोक दिया जाए ताकि वो जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहे और कभी बाहर आकर सिर दर्द ना बने। उधर हमजा पहले से कई कदम आगे सोच चुका होता है। वो उजैर को समझाता है कि अगर वो यहां रुका तो उसकी मौत तय है, इसलिए उसे दुबई भाग जाना चाहिए। उजैर उसकी बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है और रवाना हो जाता है। लेकिन हमजा पहले ही वहां खबर पहुंचा चुका होता है। दुबई पुलिस उसे उतरते ही दबोच लेती है। इस तरह हमजा ने एक ही चाल में कई मोहरे खिसका दिए। उजैर भी रास्ते से हट गया और किसी को हमजा पर रत्ती भर शक भी नहीं हुआ। इसी दौरान एसपी भी अपनी कारस्तानियां जारी रखता है और कुछ नौजवान छात्रों को फंसाकर मरवा देता है, जिससे मामला और उलझ जाता है। ये देखकर हमजा का दिल भारी हो जाता है। वो कहता है कि बच्चों का खून करना गलत था, मगर जमाली उसे ठंडे लहजे में जवाब देता है कि इस खेल में सही और गलत जैसे अल्फाज का कोई वजूद नहीं होता।
अब हमजा अपनी अगली चाल बिछाता है। वो जमाली को राय देता है कि उसे अपनी पुरानी पार्टी की जकड़ से निकलकर एक नई सियासी जमात में शामिल होना चाहिए। इससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जमाली पहले हिचकिचाता है, मगर हमजा उसे इत्मीनान दिलाता है कि सब कुछ वो खुद संभाल लेगा। इसके साथ साथ हमजा नकली नोट छापने वाले गिरोहों तक भी अपना हाथ बढ़ाता है और उन्हें अपने दायरे में खींच लेता है। हथियार बनाने वालों से भी राब्ता कायम करता है, उनसे हमदर्दी जताता है, उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनके अपने हैं, और यही अपनापन उनका भरोसा जीत लेता है। इसी दौरान एक ऐसी खबर सामने आती है जो इस पूरी कहानी में एक इंसानी रंग भर देती है। हमजा की बीवी उम्मीद से है, वो जल्द बाप बनने वाला है। ये लम्हा बताता है कि एक तरफ वो एक आम इंसान की तरह जी भी रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसे खतरनाक खेल में शामिल है जिसका दायरा हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। वो अब सिर्फ किसी एक गैंग का मोहरा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नसों में उतर चुका है। वक्त आगे बढ़ता है और 2014 का साल दस्तक देता है। भारत में नई हुकूमत सत्ता में आती है और ये खबर पाकिस्तान के बड़े हलकों में भी हलचल मचा देती है। मेजर इकबाल के घर पर यही खबर चल रही होती है और उसका बाप उसे उकसाता है कि अब वक्त आ गया है, कुछ बड़ा करना होगा। इसी बीच ऊपर से उसे कॉल आता है और हमजा के बारे में जानकारी मांगी जाती है। फिर एक अहम बैठक तय होती है जिसमें मेजर इकबाल, हमजा और जमील जमाली एक बेहद बड़े शख्स से मिलने पहुंचते हैं, और वो शख्स कोई और नहीं दाऊद इब्राहिम होता है, जो इस पूरे नेटवर्क की डोर अपने हाथों में थामे हुए हैं। यहाँ पर्दा उठता है एक ऐसी साजिश का जो भारत की जड़ों को हिलाने के लिए बुनी गई है। नकली करेंसी, ड्रग्स और दहशतगर्दी तीनों को एक साथ हथियार की तरह इस्तेमाल करने का मंसूबा। दाऊद बताता है कि हजारों करोड़ की जाली नोटें भारत में उतारी जाएंगी, खासकर चुनावों से ठीक पहले, ताकि मुल्क की माली हालत को खोखला किया जा सके। पाकिस्तान से सस्ते दामों पर नशे का माल भेजा जाएगा और भारत में मुंह मांगे दामों पर बेचा जाएगा। इससे एक तरफ नौजवान नस्ल बर्बाद होगी और उसी कमाई से आतंक की मशीन को ईंधन मिलता रहेगा। हमजा ये सब सुनता है और अंदर ही अंदर इस जाल की गहराई को महसूस करता है। वो जानता है कि इस जाल को काटना आसान नहीं होगा। इसके बाद भारत से कुछ लड़के पाकिस्तान आते हैं जो इस पूरे मिशन का हिस्सा बनने वाले होते हैं। हमजा उन्हें लेने एयरपोर्ट जाता है और वहां जो चेहरा उसे नजर आता है वो उसके सीने में एक तूफान उठा देता है। उन्हीं लड़कों में उसका बचपन का यार पिंडा भी है, वही पिंडा जिसकी आंखें उस रात आंसुओं से भरी थीं जब जसप्रीत ने उसे वहां से जाने को कहा था। हमजा खुद को किसी तरह संभालता है, अपने जज्बात को अंदर दफन करता है और एक अजनबी की तरह उससे मिलता है। पिंडा उसे पहचान नहीं पाता, दोनों दो अनजान इंसानों की तरह हाथ मिलाते हैं। इसके बाद एक बड़ी बैठक होती है जहां भारत में नशे की बड़े पैमाने पर सप्लाई और हथियारों की खेप पहुंचाने का पूरा ब्लूप्रिंट तय होता है। इसके लिए पुरानी सुरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा जो पहले से तैयार है। हमजा ये सब बड़े गौर से सुनता है और समझ जाता है कि ये नेटवर्क कितनी गहरी जड़ें जमाए बैठा है, बरसों से, खामोशी से, दीमक की तरह। उसी रात हमजा के घर पर एक महफिल सजती है। सभी अहम चेहरे मौजूद हैं और उनमें पिंडा भी है। ऊपर से सब कुछ आम लगता है, हंसी, बातें, जाम, मगर अंदर ही अंदर एक तूफान थमा हुआ है। हमजा की बीवी उसे धीरे से कहती है कि अब होशियार रहे, क्योंकि अब उसके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। इसी दौरान एसपी उसे बताता है कि उजैर को रास्ते में ही हमेशा के लिए खत्म कर देने का इरादा है। साथ ही ये भी कहता है कि उजैर के कुछ पुराने आदमी अभी भी गैंग में हैं, उन्हें संभालना होगा। हमजा सब सुनता है, मगर उसके दिमाग की बिसात पर कुछ और ही चल रहा होता है। पार्टी के दौरान पिंडा उसके पास आता है और बातों बातों में उसे बाथरूम की तरफ ले जाता है। पिंडा नशे में है, मगर उसकी आंखें कुछ खोज रही होती हैं। वो हमजा से पूछता है कि वो कब से यहाँ है, क्या उसे अपने घर की याद नहीं आती। ये अल्फाज हमजा के सीने में किसी तीर की तरह उतर जाते हैं। पुरानी यादें दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं, मगर वो खुद को संभाल लेता है। और फिर वो लम्हा आता है जो सब कुछ पलट देता है। पिंडा धीमी आवाज में कहता है, जसप्रीत। बस एक नाम, और उस एक नाम ने सब कुछ हिला दिया। हमजा को यकीन हो जाता है पिंडा ने उसे पहचान लिया है, और यहीं से कहानी का रंग पूरी तरह बदल जाता है। पिंडा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, ये सब अपने ही लोगों की तबाही है, भारत के बच्चों की बर्बादी है। मगर हमजा वो नहीं रहा जिसे पिंडा जानता था। वो कहता है कि उसके लिए अब सिर्फ उसका मिशन है। दोनों के बीच बहस बढ़ती है, फिर हाथापाई होती है। पिंडा उसे रोकना चाहता है, हमजा उसे चुप कराना चाहता है। इस धक्का मुक्की में पिंडा का सिर लगता है और वो गिर जाता है, हमेशा के लिए। ये वो लम्हा है जो बताता है कि हमजा अपने मिशन की लाह में अपना सबसे पुराना यार भी खो सकता है, बिना किसी को बताए, बिना कोई आंसू बहाए।
जब हमजा काफी देर तक बाहर नहीं आता तो आलम को शक होता है और वो बाथरूम में जाता है। हमजा उसे सब सच बता देता है। आलम हालात को समझता है और खुद एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो खुद ही अपने चेहरे पर चोट मारता है और ये दिखाता है कि पिंडा को उसने मारा है। जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो आलम वही कहानी सुनाता है, मगर इससे पहले कि कोई कुछ सोचे, हमजा गुस्से में आकर आलम को गोली मार देता है ताकि किसी के जहन में कोई सवाल न उठे। सब मान लेते हैं कि आलम ने गलती की और हमजा ने उसका हिसाब कर दिया। हमजा वहां से निकलते हुए अपने आदमियों को हुक्म देता है कि दोनों लाशें जला दी जाएं, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। लेकिन इस रात के बाद एसपी की आंखें हमजा पर टिक जाती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। वो उसकी जांच का फैसला कर लेता है। उधर घर में हमजा की बीवी एलिना को भी कुछ अजीब लगने लगता है। वो घर में ढूंढती है और एक डायरी उसके हाथ लगती है। अचानक उस पर कुछ गिरता है और उस धुंधली लिखावट में छुपे राज खुल जाते हैं। एलिना को पता चल जाता है कि उसका शौहर दरअसल एक भारतीय एजेंट है। वो हमजा का सामना करती है। हमजा उसे समझाता है कि वो आम लोगों का दुश्मन नहीं है, वो उन दरिंदों के पीछे है जो आतंक की आग से भारत और पाकिस्तान दोनों को जलाना चाहते हैं। एलिना दिल और दिमाग के बीच झूलती रहती है, मगर आखिरकार अपने बच्चे का ख्याल करके वो हमजा के साथ खड़े रहने का फैसला करती है। साथ ही वो उसे ये भी बता देती है कि एसपी को उस पर शक हो चुका है और वो कभी भी हरकत में आ सकता है। और यहां से कहानी रफ्तार पकड़ लेती है। हमजा जानता है कि वक्त उसके हाथ से रेत की तरह निकल रहा है। वो सबसे पहले उन कारीगरों के पास जाता है जो हथियार बनाते हैं और जिनके एक बच्चे को मार दिया गया था। वो उन्हें बताता है कि उनके जिगर के टुकड़े की मौत का असली जिम्मेदार एसपी असलम है। बदले की आग में जलते वो लोग बिना एक पल गवाए उसकी बात मान लेते हैं। हमजा उनके साथ मिलकर एक मुकम्मल प्लान तैयार करता है। एक गाड़ी में बम फिट किया जाता है, इस तरह कि सही वक्त पर एसपी असलम की गाड़ी से टकराकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। और इसके साथ ही वो एक और चाल चलता है। एसपी असलम को फोन करके उसे सलाह देता है कि उजैर को एक खास रास्ते से लाया जाए, क्योंकि दूसरा रास्ता खतरनाक हो सकता है। असल में ये एक जाल होता है, मगर एसपी असलम कोई साधारण आदमी नहीं होता। उसे पहले से हमजा पर शक है, इसलिए वो खुद उजैर को लेने नहीं जाता, अपना एक आदमी भेज देता है और खुद हमजा की तरफ निकल पड़ता है ताकि उसकी असलियत जान सके। मगर हमजा की आंखें हर जगह होती हैं। उसने ईटीए दफ्तर के अंदर भी अपना आदमी बैठा रखा होता है। उसे खबर मिल जाती है कि एसपी उसकी तरफ आ रहा है। अब हमजा अपना प्लान एक्टिव करता है। जैसे ही एसपी असलम की गाड़ी आगे बढ़ती है, एक गाड़ी तेजी से आकर उससे टकराती है और एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके में एसपी असलम हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। एक बड़ा दुश्मन रास्ते से हट जाता है। उधर उजैर को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। हमजा खुद उससे मिलने जाता है और उसे समझाता है कि फिलहाल जेल ही उसके लिए सबसे महफूज जगह है। जेलर को पैसे देकर कह देता है कि उजैर को कोई तकलीफ ना हो। और फिर कहानी एक बड़े मोड़ पर आ जाती है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आती है और यह साफ हो जाता है कि दोनों मुल्कों के बीच हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। इसी दौरान हमजा और अजय सन्याल की मुलाकात होती है। हमजा उन्हें तफसील से बताता है कि हजारों करोड़ की नकली करेंसी भारत में पहले ही पहुंच चुकी है और अभी और भेजी जानी है। अजय उसे बताते हैं कि इसे रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, और फिर वो कदम उठाया जाता है। भारत में अचानक 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं। एक रात में एक फैसले से दुश्मन का पूरा खेल धूल में मिल जाता है। नकली करेंसी का वो पूरा जाल जो बरसों की मेहनत से बुना गया था, एक झटके में बेकार हो जाता है। ये देखकर खगानी, जो नकली नोट छापने का काम करता था, बुरी तरह घबरा जाता है। उसके पास करोड़ों की जो दौलत थी वो अब महज रद्दी के टुकड़े बन चुकी होती है। वो मेजर इकबाल को फोन करता है, मगर वो कॉल नहीं उठाता। फिर वो हमजा से संपर्क करता है और मिलने की गुजारिश करता है। हमजा पहुंचता है और बिना किसी तकल्लुफ के उसे खत्म कर देता है। अब हमजा अपने मिशन के सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका होता है। वो एक एक करके उन तमाम चेहरों को मिटाने लगता है जो भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। धीरे धीरे अफवाहें उड़ने लगती हैं कि कोई अनजान शख्स आतंकियों को एक एक करके खत्म कर रहा है, मगर उसका नाम कोई नहीं जानता। इसी दौरान पंजाब के एसपी संजय कुमार को खबर मिलती है कि आतिफ अहमद नकली नोटों की सप्लाई का एक बड़ा जरिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर बारी आती है जहूर मिस्त्री की, जो एक बड़े आतंकी हमले से जुड़ा हुआ होता है। जब हमजा उसके पास पहुंचता है तो वो वीडियो कॉल पर अजय सन्याल को जोड़ता है और जहूर को याद दिलाता है कि उसने एक बार भारत को कमजोर कहा था। फिर ठंडी आवाज में कहता है कि भारत कमजोर नहीं है, वो अपने दुश्मनों का हिसाब करना जानता है। और उसके बाद गोली चलती है और अगला टकराव तय हो जाता है। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। पर्दा पूरी तरह उठ चुका है और अब यह सीधा मुकाबला है हमजा और मेजर इकबाल के बीच। जैसे ही मेजर इकबाल को हमजा की असलियत का पता चलता है, वो फौरन अपना जाल बिछाना शुरू कर देता है।
वो ये भी समझ जाता है कि इतने सालों तक उसके बीच रहकर हमजा ने उसे ही खोखला किया है, और उधर हमजा भी जानता है कि अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। अगले दिन हमजा हथियार और बारूद लेकर उस जगह पहुंचता है जहां डील तय हुई होती है। ऊपर से सब कुछ आम दिखता है, मगर दोनों तरफ से जाल बिछाया जा चुका होता है। जैसे ही हमजा वहां कदम रखता है, चारों तरफ से घेरा तंग हो जाता है। मेजर इकबाल सामने आता है, होठों पर मुस्कान लिए, और कहता है कि वो शुरू से ही उस पर नजर रखे हुए था। अब उसका खेल खत्म हो चुका है। वो उसके करीब आता है और ठंडे लहजे में कहता है कि उसे लोगों की चीखें सुनना पसंद है, खासकर जब वो दम तोड़ रहे होते हैं। ये कहते हुए वो हमजा के सीने में चाकू घोंप देता है। हमजा बुरी तरह घायल हो जाता है, मगर उसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कान आ जाती है। वो धीमी आवाज में कहता है कि उसे भी दुश्मनों की चीखें बड़ी पसंद है। दरअसल हमजा खाली हाथ नहीं आया था। उसे पता था कि वो अकेले इस भीड़ से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने पहले ही उन कारीगरों से बात कर ली थी जिनके अपनों का खून बहाया गया था। उसने उनसे एक सवाल किया था कि अगर वो उन सभी लोगों को एक जगह जमा कर दे जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं, तो क्या वो अपना बदला लेने को तैयार हैं? जवाब हाँ था। उनके लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दी में पहले से तैनात होते हैं ताकि कोई भनक न पाए। और फिर सही वक्त पर एक इशारे पर बॉम्ब ट्रिगर होता है। जमीन कांप उठती है, धुआं और आग चारों तरफ फैल जाती है। कई लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। हमजा भी इस धमाके की चपेट में आता है, मगर किसी तरह खुद को संभाल लेता है। वो उठता है, 2 आतंकियों को मार गिराता है, और फिर सामने आता है मेजर इकबाल। दोनों के बीच हाथापाई होती है, गोलियां चलती हैं। मेजर इकबाल भागने की कोशिश करता है, मगर हमजा उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार वो उसे दबोच लेता है, उसे मारता है और फिर एक पेट्रोल टैंक में डालकर पूरा टैंक उड़ा देता है। मेजर इकबाल का हर निशान मिट जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद हमजा एलिना को आखिरी बार फोन करता है। उसकी आवाज भारी होती है। वो बस इतना कहता है कि एक बार उसका नाम प्यार से पुकारे। एलिना कहती है हमजा, मगर वो उसे रोकता है और कहता है कि उसका असली नाम जसप्रीत सिंह है। ये सुनते ही एलिना की आंखें भर आती हैं। इसके बाद हमजा खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे बेरहमी से टॉर्चर करती है और चाहती है कि वो कबूल करे कि ये सब भारत की साजिश थी। पाकिस्तान में एक नया अधिकारी आता है जो इसी इकबालिया बयान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। तभी अजय सन्याल का फोन आता है। वो उस अधिकारी को साफ लफ्जों में बताता है कि उनके पास ऐसी जानकारी है जो पाकिस्तान के कई बड़े चेहरों की कलई खोल सकती है। अगर हमजा को नहीं छोड़ा गया तो ये सब दुनिया के सामने आ जाएगा। ये सुनकर उस अधिकारी के पांव तले जमीन खिसक जाती है और वो मजबूरन हमजा को रिहा करने पर राजी हो जाता है। मगर अब एक आखिरी पर्दा गिराना होता है। हमजा ने उजैर को इसी दिन के लिए बचा कर रखा था। उजैर पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वही भारतीय एजेंट था और उसे सबके सामने पेश कर दिया जाता है ताकि असली सच हमेशा के लिए दफन रहे। हमजा को मरगरा हिल्स के पास छोड़ दिया जाता है। वो लहूलुहान है, मुश्किल से कदम उठा पाता है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। वो बैठ जाता है और जब अंदर बैठे शख्स का चेहरा नजर आता है तो वो हैरान रह जाता है। जमील जमाली। और यहां सबसे बड़ा राज खुलता है। जमाली बताता है कि वो पिछले 45 सालों से भारत के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर एक खामोश एजेंट की तरह। उसने हमेशा हमजा की मदद की, मगर कभी सामने नहीं आया। हमजा को यकीन नहीं होता। फिर वो कहता है कि उसे बस एक अफसोस है, वो दाऊद को खत्म नहीं कर पाया। जमाली मुस्कुराता है और एक तस्वीर उसके सामने रखता है जिसमें वो खुद दाऊद के साथ खड़ा होता है। वो बताता है कि जब हमजा दाऊद से मिलने गया था और उस पर जहर का असर करने की कोशिश की थी, उसी मुलाकात में जमाली ने भी दाऊद को वही जहर दे दिया था। यानी दोनों तरफ से एक ही वार हुआ था। दाऊद इब्राहिम अब धीरे धीरे उसी जहर से अंदर ही अंदर खत्म हो रहा होता है। मौत उसका इंतजार कर रही होती है, बस वक्त का इंतजार है। इसके बाद हमजा भारत की जमीन पर कदम रखता है। अजय सन्याल से मुलाकात होती है। अजय उसे एक बार फिर वही बात कहता है जो शायद हमजा पहले से जानता था, कि अब पुरानी जिंदगी की तरफ कोई रास्ता नहीं जाता। जसप्रीत सिंह, वो नाम अब सिर्फ एक याद है। उसे सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हमजा अपनी बीवी और बच्चे की तस्वीर हाथ में लेता है। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें उन चेहरों पर टिकी रहती हैं और फिर वो तस्वीर आग के हवाले कर देता है। जैसे एक बार जसप्रीत ने अपने परिवार की यादें जलाई थीं, वैसे ही एक बार फिर। मगर जाने से पहले उसके कदम एक बार अपने गांव की तरफ मुड़ जाते हैं। वो दूर से देखता है अपनों को, उसकी माँ, उसका घर, वो गलियां जहां उसने सांसें लेना सीखा था। मगर अब वो लोग बिना उसके भी जीना सीख चुके हैं। उनकी जिंदगी अपनी राह चल पड़ी है और हमजा जानता है कि अगर वो अभी उनके दरवाजे पर दस्तक दे तो वो सुकून जो उन्हें मिला है फिर से छिन जाएगा। उनकी जिंदगी एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। तो वो बिना एक लफ्ज कहे, बिना उनसे नजरें मिलाए पलट जाता है और चला जाता है। यहीं पर यह दास्तान अपना आखिरी सांस लेती है। तो ये थी धुरंधर पार्ट 2 की मुकम्मल कहानी। एक ऐसे इंसान की जो साधारण था मगर हालात ने उसे असाधारण बना दिया, जिसने दुश्मन की जमीन पर दुश्मन का नाम लेकर दुश्मन के ही नेटवर्क को अंदर से राख कर दिया,
ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं थी, ये दर्द की कहानी थी, बदले की कहानी थी और उस कीमत की कहानी थी जो एक इंसान अपने मुल्क के लिए चुकाता है, खामोशी से, बिना किसी तमगे के, बिना किसी पहचान के। जसप्रीत से हमजा बनने का ये सफ़र हमें यही सिखाता है कि असली जंग हमेशा बारूद से नहीं जीती जाती। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होता है एक पुख्ता इरादा और एक ठंडा दिमाग। अगर ये पूरी कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही गहरी और दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।